बिग वेलकम टू रेहांस बायोलॉजी। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट 2 के बॉटनी के सेकंड पेपर को सिलेबस को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में जैसा आपको बताया था कि बॉटनी के 3 पेपर्स हैं आपके बीएससी सेकंड ईयर में एज यूजुअल, और वहां पर सेकंड पेपर जो है वो साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी का है। इसमें से साइटोलॉजी वाला जो पार्ट है वो काफी कुछ हिस्सा आप बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी थर्ड पेपर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर उसमें से काफी सारी चीजें रिपीट होंगी। जेनेटिक्स वाला पार्ट भी काफी हद तक आप बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी थर्ड पेपर में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने बीएससी पार्ट 1 में जूलॉजी थर्ड पेपर अच्छे से तैयार किया था तो डेफिनेटली यहाँ आपको बहुत आसानी होगी। एक छोटा पेपर है और इसकी काफी सारी चीजें आपको नेक्स्ट ईयर अगर आप बॉटनी ऑप्ट करते हैं बीएससी थर्ड ईयर में तो आपको वहां भी दोबारा से जेनेटिक्स वाले पार्ट से आपको पढ़नी होगी। तो एक अच्छा स्कोरिंग पेपर है। अगर आपने बीएससी पार्ट 1 में जूलॉजी थर्ड पेपर अच्छे से पढ़ा था तो यहाँ पर आपको बहुत आसानी होगी और काफ़ी सारा आप बेहतर मार्किंग इसमें ला सकते हैं अगर आपका साइटोलॉजी और जेनेटिक्स वाला पार्ट अच्छे से तैयार है। इवोल्यूशन वाला पार्ट जो है वो कॉमन है, जूलॉजी में भी आपको यहाँ इस साल दोबारा पढ़ना है, तो आपके लिए बेहतर है कि आप उसको जूलॉजी में डिटेल में तैयार करिए। बॉटनी को उतना डिटेल में नहीं आता है, फिर भी अगर वो थोड़े बहुत क्वेश्चंस पार्ट से आते हैं तो जूलॉजी वाले पार्ट में जो आपने तैयारी की ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के टॉपिक्स की वो आसानी से आप यहाँ उसको लिख सकते हैं। जो सिलेबस है आपका इस पेपर का साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी का, उसमें एज यूजुअल 4 यूनिट्स हैं। यूनिट फर्स्ट जो है वो साइटोलॉजी की यूनिट है जिसमें आपको सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना है। अगर आपको याद है बीएससी पार्ट 1 में जूलॉजी थर्ड पेपर में जो सेल वाला पार्ट था उसमें आपने कुछ सेल ऑर्गेनल्स पढ़े थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था और बाकी कुछ सेल ऑर्गेनल्स थे। यहाँ पर भी आपको सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो सेल ऑर्गेनल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, इनके बारे में पढ़ना है। दोबारा से आप इस बात को याद रखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी रिक्वेस्ट की थी, नीट एंड क्लीन वेल टेबल डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम में जाने से पहले आपने हर डायग्राम की बेहतर प्रैक्टिस की होगी तो आपको डेफिनेटली उसका बहुत फायदा होगा, आपकी मार्किंग बहुत बेहतर होगी। तो सेल ऑर्गेनल्स की कोशिश करिए अच्छे वेल टेबल डायग्राम आप तैयार करें। ये प्रैक्टिकल एग्जाम में, बॉटनी के इस साल के प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको स्पॉटिंग में भी ये डायग्राम मिलेंगे सेल ऑर्गेनल्स के, जिस पर आपको कमेंट्स लिखना होंगे। तो इसलिए डायग्राम बेहतर तैयार करिए ताकि आप स्पॉटिंग में उसको आइडेंटिफाई कर पाएं। इसके बाद आपको क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ना है, उनका स्ट्रक्चर, केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, और साथ साथ आपको स्पेशल क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ना है जिसमें आपको स्लेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम और बी क्रोमोसोम, ये आप शायद पहली बार पढ़ेंगे, इससे पहले आपने नहीं पढ़ा इनके बारे में, तो ये आपको स्पेशल क्रोमोसोम्स के बारे में भी पढ़ना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है न्यूक्लियोसोम मॉडल भी एक अच्छा नोट है जो आपको पढ़ाया जाएगा, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत काम आता है। कोरेनबर्ग साहब का वो मॉडल है क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में, तो वो आपको यहीं पर पढ़ना है। सेल डिवीजन ये एज यूजुअल आपके लिए पुराना टॉपिक है, लेकिन बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी थर्ड पेपर में आपने एनिमल सेल में सेल डिवीजन की प्रोसेस पढ़ी थी, माइटोसिस एंड मियोसिस। यहाँ पर आप प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट सेल में जो सेल डिवीजन का मैकेनिज्म है माइटोसिस और मियोसिस की फॉर्म में, उसको आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। तो प्लीज फॉर गॉड से जूलॉजी थर्ड पेपर बीएससी पार्ट 1 के नोट्स का इस्तेमाल यहाँ मत कीजिएगा। वो एनिमल सेल में सेल डिवीजन का डिस्क्रिप्शन था, यहाँ पर प्लांट सेल में आपको सेल डिवीजन का डिस्क्रिप्शन लिखना है। एक अच्छा टॉपिक है, लगभग हर साल एग्जामिनर्स का बहुत फेवरेट टॉपिक रहता है, पूछते हैं, तो आप अच्छे सा डायग्राम के साथ में ये टॉपिक तैयार कीजिए तो आप आसानी से ये लॉन्ग क्वेश्चन एक कर सकते हैं। सेकेंड यूनिट में अगेन काफी सारी चीजें जो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी थर्ड पेपर में पढ़ी थी, उसमें लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है, मेंडल लॉज है, शायद सबसे पुराना टॉपिक है आपके लिए जो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इसके अलावा एक टॉपिक वहां पर आपने लिंकेज का भी पढ़ा था, वो भी दोबारा से यहाँ पर है। जीन इंटरेक्शन, ये आपके लिए एक नया टॉपिक है। मेंडल लॉज को जो भी कंडीशंस ओबे नहीं करती हैं, मेंडल के नियमों का पालन नहीं करती हैं और मेंडल के लॉज का डेविएशन, उनके नियमों का विचलन है, वो जीन इंटरेक्शन वाले पार्ट में आपको पढ़ेंगे, जिसमें एपिस्टेसिस पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स पढ़ेंगे,
डुप्लीकेट जीन्स पढ़ेंगे, लीथल जीन्स पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं अपने आप में, और अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन इन पे बनता है तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको ये टॉपिक बहुत काम आएगा। एक नया टॉपिक है आपके लिए यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन। कैसे तय होता है कि मेल और फीमेल प्लांट या एनिमल कौन आगे बनेंगे फ्यूचर में, ये किस लेवल पर तय होता है, आपको इस टॉपिक में वही पढ़ना है। इसके बाद यूनिट 3 में आपको ये म्यूटेशन की यूनिट है पूरी, बहुत डिटेल में आपको म्यूटेशन के बारे में पढ़ना है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो उसको उत्परिवर्तन कहते हैं। सडन चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकल चेंजेस जो अगली पीढ़ी में भी जाते हैं वो म्यूटेशनल चेंजेस कहलाते हैं, और इनका होना म्यूटेशन कहलाता है। तो ये नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। तो इंड्यूस्ड एंड आर्टिफिशियल और स्पॉन्टेनियस, जब अपने आप नेचर में खुद म्यूटेशन क्रिएट होता है जिसका कोई रीजन हमें नहीं पता होता है, वो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहलाता है। और जब जानबूझ के कराया जाता है म्यूटेशन टू प्रोड्यूस इम्प्रूव वेराइटीज, तो उसको इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहते हैं या आर्टिफिशियल म्यूटेशन कहते हैं। आपको डिटेल में पढ़ना है। और उसी में से एक टाइप है पॉलीप्लॉइडी, एक टाइप का क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, उसका बहुत बड़ा रोल है इम्प्रूव वेराइटीज के प्रोडक्शन में प्लांट्स में। तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे किया जाता है, कितने टाइप है उसके, ये एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक है, ये आपको पढ़ना है। यहाँ पर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरीज और एविडेंसेस का एक टॉपिक है। सही बात यह है कि बॉटनी के इस पेपर में ये टॉपिक बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाता है अक्सर, सिर्फ छोटा सा एक शॉर्ट नोट आता है थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जिसमें आपको लेमार्क्स की थ्योरी, डार्विन की थ्योरी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, ये आपको छोटे छोटा एक्सप्लेन करना होता है, उतना ही आपके लिए काम का है। फिर भी अगर कोई टॉपिक यहाँ पर आता है तो आपने जूलॉजी वाले पार्ट में जो बहुत डिटेल में ऑर्गेनिक एवोल्यूशन तैयार किया था वो टॉपिक आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एक 4th यूनिट है जिसमें आपको इकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसमें हाइड्रोफाइट और जीरोफाइट्स इन प्लांट टाइप्स के एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं और उनके अडेप्टेशन बताने हैं। इसके अलावा प्लांट सक्सेशन, ये एक नया टॉपिक है आपके लिए। किसी बेयर एरिया में जहाँ पहले कोई प्लांट ना हो, वहां पर धीमे धीमे किस तरह से सिंपल से कॉम्प्लेक्स प्लांट्स ग्रो करते हैं और अल्टीमेटली एक फॉरेस्ट एरिया तैयार हो जाता है, ये प्लांट सक्सेशन कहलाता है। कई लाख साल में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, आप उसको अपने लाइफ टाइम में होता हुआ देख नहीं सकते, लेकिन कई जगह पर इस तरह से प्लांट सक्सेशन के थ्रू फॉरेस्ट एरिया डेवलप होता है। तो ये आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। अच्छा टॉपिक है आपके लिए। हाइड्रोसीडी और जीरोसीडी के नाम से दो वहाँ पर टाइप्स हैं जो डिटेल में पूछे जाते हैं, आपके लिए नया टॉपिक है लेकिन अच्छा स्कोरिंग टाइप है। अगेन इकोसिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है, ये भी पुराना एक टॉपिक है, उसके टाइप्स, उसके कंपोनेंट्स, उसके फंक्शंस, इसमें आपको एनर्जी फ्लो भी पढ़ना है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स भी पढ़ना है। तो ये शॉर्ट नोट्स के टॉपिक हैं आपके लिए, बहुत बेहतर अच्छे टॉपिक्स हैं। तो ये एक छोटा पेपर है, काफ़ी स्कोरिंग है आपके लिए और बहुत आसानी से आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसका ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 30 to 35% पार्ट आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। कोशिश करेंगे आगे कुछ वीडियोस में जो है वो आपको इनसे रिलेटेड कुछ लेक्चर आपको वीडियो की फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएं और कुछ PDF फाइल की फॉर्म में नोट्स भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। जो रेहान बॉटनी क्लासेस के पुराने स्टूडेंट हैं, चूँकि अभी अनलॉक पीरियड चल रहा है, कोचिंग अभी भी ऑफ है, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में रजिस्टर्ड करवाने के लिए अपने आप को, जब भी कोचिंग दोबारा रीओपन होगी। तो चूँकि बैचेस में आपके लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे, तो इसलिए अगर वो चाहते हैं ज्वाइन करना ऑफलाइन बैचेस, तो अपना नाम रजिस्टर्ड करने के लिए कमेंट बॉक्स में, या अगर उनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।